हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट 4 आपकी कंटिन्यू चल रही है और एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर पे जो टॉपिक हैं उन्हें कवर कराया जा रहा है। नेक्स्ट कमिंग टॉपिक है आपका भूस्वामित्व और कृषक संबंध, लैंड ओनरशिप एंड एग्रेरियन रिलेशन। भारतीय परंपरागत समाज में ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से एग्रेरियन रिलेशन हमारे बदले हैं, उन चीजों को लेकर के इस यूनिट में फोकस किया गया है। भारत कृषकों का देश है, किसानों का देश कहा जाता है, गांव का देश कहा जाता है। जब हम कृषि क्षेत्र में पारिवारिक श्रम, वेतनभोगी श्रम तथा काश्तकारी बटाईदारी आधारित उत्पादन पर ध्यान देते हैं तो हमारी दृष्टि स्वतः ही भूस्वामित्व खेती लोगों पर जाता ही है कि लैंड ओनरशिप हमारी किस तरीके से बदली है। उस पर ये पूरी यूनिट आपकी फोकस करती है, काश्तकारी बटाईदारी कृषि श्रमिकों की ओर ले जाती है। अभी लैंड ओनरशिप पे देखोगे कि जो भूमि है, भूमि क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है। कहाँ पे? गांव में। अब ये मोड ऑफ प्रोडक्शन पे अधिकार किसका है, इस चीज को लेकर के, और अधिकार ये किस तरीके से समय समय पे ये अधिकार किस तरीके से बदलते गए हैं, उन चीजों को लेकर के इस यूनिट में आपका स्टडी किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें। भूस्वामित्व का अर्थ क्या है? किसी देश में कृषक संबंधों की प्रकृति वहां की भूमि व्यवस्था पर निर्भर करती है। जिस प्रकार भूमि व्यवस्था, भूभाग या भूस्वामित्व होगा, किसानों में संलग्न व्यक्तियों के बीच संबंध में उसी तरीके के अनुरूप होंगे। अब आप देखोगे लैंड ओनरशिप जिस तरीके की होगी उसी तरीके से हमारे रिलेशन डेवलप होंगे, क्योंकि मानव जीवन का जो केंद्रीय मुद्दा है वो है इकोनॉमिक, आर्थिक, और गांव में इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो लैंड से हमारी निर्धारित होते हैं, क्योंकि लैंड ही हमारी मोड ऑफ प्रोडक्शन का साधन है। भूस्वामित्व या भूमि व्यवस्था से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें कि अग्रलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है। भूमि के स्वामी भूमि को जोतने वालों का भूमि के प्रति कर्तव्य, अधिकार, दायित्व, मालगुजारी देने के लिए राज्य से संबंध की व्याख्या आदि सब हमारा लैंड ओनरशिप में आता है। भूमि का मालिकाना हक किस पे है और वो किस तरीके से राज्य को कोरिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें। भूमि पर स्थायी स्वामित्व, एक आदर्श भूमि व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी है, राज्य है बेटा, राज्य आपको अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है, राज्य। फिर आप देखोगे इसमें जो जमींदारी व्यवस्था है, जमींदार इसमें मध्यस्थ, और इस पे फिर कृषक आ जाएगा। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया तो राज्य के अधीन भूमि आती थी, उसने जमींदारी व्यवस्था को डेवलप किया ब्रिटिश पीरियड में, और फिर किसान होते थे। किस तरीके से ये रिलेशन चेंज हुए हैं, भूमि का जो राइट है वो किस तरीके से बदला है, उन चीजों को लेकर के इस यूनिट में फोकस किया गया है। भूमि पर स्थायी स्वामित्व, एक आदर्श भूमि व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। भूमि पर जोतने वाले का स्वामित्व होना चाहिए। जो देखोगे पहले जो स्ट्रक्चर थी ग्रामीण सामाजिक संरचना में, भूमि का स्वामित्व उस व्यक्ति का नहीं होता था जो किसान वहां पे खेती कर रहा है, बटाई के आधार पे कर रहा है। या आप देखोगे अदर मोड हैं, यहाँ पे जमींदारों ने कृषक श्रमिकों को अपॉइंट किया हुआ था और वो ब्रिटिश सरकार को, गवर्नमेंट को लगान देते थे, कर देते थे, और आप देखोगे कि वहां पे किसानों को खेती करने के लिए छोड़ दिया गया था और खेती के आधार पर उनसे किसी तरीके से वसूली की जाती थी, जो जमींदारी व्यवस्था है। लगान उचित मात्रा में लिया जाना चाहिए, भूमि के हस्तांतरण का स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए, और जोतों की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट आपका आएगा सीलिंग एक्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस आप देखोगे सरकार सीलिंग एक्ट लेकर के आई, और भूमि का जो ओनरशिप है उसकी एक लिमिट के बाद में भूमि का जो स्वामित्व है वो सरकार ने खुद ले लिया, और इससे जो भूमि आई उसको पट्टों के रूप में, जो लैंडलेस कास्ट थी या लोअर कास्ट थी, जो उनको लेकर के पट्टे आवंटित किए गए हैं। ठीक है, बहुत बड़ा एक कानून सरकार के द्वारा लेकर के आए जिसमें कि सोशल रिकंस्ट्रक्शन हमारा हुआ है। अब यहाँ ब्रिटिश काल के भू स्वामित्व की बात करेंगे। ब्रिटिश काल में किस तरीके से चीजें आई हैं। अंग्रेजों के आने के बाद पहले ग्रामीण भारत में भूमि का स्वामित्व को लेकर के कोई वर्ग नहीं थे। ठीक है, भूमि का स्वामित्व जैसा AR देसाई कहते हैं संपूर्ण गांव का था, जो चाहे जितनी भूमि चाहे जोत ले, राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं था। तो यहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं थी, राज्य का कोई विशेष इसमें वो नहीं था, और गांव का जो लोग है वो कितनी भी भूमि पर अपनी खेती कर सकते थे। बट उस टाइम पे देखोगे ट्रेडिशनल पैटर्न था और ज्यादा खेती यहाँ पे डेवलप नहीं थी। ठीक है, इसके बाद देखोगे ना, जो ये हमने स्वामित्व को लेकर के कोई वर्ग नहीं थे, स्वामित्व जैसा
AR देसाई कहते हैं संपूर्ण गांव का था, चाहे जितनी भूमि जोत सकता था, राज्य का कोई प्रतिबंध इसमें नहीं था। आप देखोगे लैंड, अगर हम बात करें आज के समय की, तो भूमि आने वाले समय में एक इकोनॉमिक का एक सेंटर होने वाली है बेटा। जैसे अभी 3 किसान बिल लेकर के आई भारत सरकार, तो देखोगे क्योंकि उद्योगपतियों के फेवर में वो बिल थे, ये कहा जाता है किसानों के जो यूनियन है उनके द्वारा। तो लैंड नेक्स्ट कमिंग टाइम में आपका एक इंडस्ट्री का दर्जा ले लेगी। किसान जो खेती कर रहा है आजकल, इसी खेती पर बहुत से उद्योगपतियों की नज़र है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो करना चाहते हैं, और फार्मिंग आने वाले समय में उद्योगों का दर्जा ले लेगी। क्योंकि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में क्या क्या चेंजेज आए हैं, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल जो सेक्टर होगा वो आपका एग्रीकल्चर होगा। हैनीमैन ने कहा कि भारत का प्रत्येक गांव एक गणतंत्र है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भूमि बंदोबस्त किया। सरकार ने भूमि को जोतने के लिए संपूर्ण ठेका कुछ लोगों के दिया जो जमींदार बन गए। अब यहाँ पे जमींदारी प्रथा का प्रारंभ हो गया है। ठीक है, सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई हम लोग जो है हमें टैक्स पे करेंगे, हम उन्हीं को ही जमीन का स्वामित्व दे देंगे। और ये जमींदारी प्रथा का सूत्रपात जो हुआ वो आपका 1793 में हुआ है। भूमि का स्वामित्व गांव से हटकर सरकार का हो गया और सरकार ने इस स्वामित्व को जमींदारों को सौंप दिया। इस बंदोबस्त के बाद भूमि के ये जमींदार वंशानुगत स्वामी हो गए। जमींदारों के पास में लैंड काफी मात्रा में होती थी और ये अंग्रेजी सरकार को निश्चित लगान चुकाते थे, और ये वंशानुगत आपके हो गए। आप देखोगे इंडियन सिनेमा की हम बात करते हैं, भारतीय सिनेमा की बात करते हैं, तो बहुत सी मूवी आप इसी जमींदारी व्यवस्था को लेकर के बनी हुई है। भारतीय जमींदारी व्यवस्था का सूत्रपात जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा मद्रास के कुछ जिलों में किया था। बाद में इसका विस्तार मुंबई, पंजाब, सिंध आदि के भागों में लागू कर दिया गया। ने इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप भारत में पहली बार जमींदारों का एक वर्ग पैदा किया जो रैयत का शोषण करता था। अब आप देखोगे राज्य, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ठेका दे दिया जमींदारों को, और जमींदार जो खेती कराते थे इस लैंड पे उन्हें रया बोला जाता था, रया, और इनका नाम रैयत भी था। आप देखोगे रैयत लोगों का जो पोजीशन थी वो एक बॉटम में थी, और आप देखोगे जो जमींदार हैं उनके यहाँ पे जो रया जाति थी वो उनके बराबर में नहीं बैठने का हक रखती थी, जमीन में बैठा जाता था। और आप देखोगे ये एक शोषणकारी व्यवस्था के रूप में भारतीय सामाजिक संरचना में देखने को मिलती है। जमींदार और जागीरदार उच्च वर्ग के थे और रैयत किसान वर्ग के थे। यहाँ वर्ग व्यवस्था ने एक स्थानीय विशेषता ग्रहण कर ली। यह निश्चित है कि गांव में पहली बार जमींदारों और जागीरदारों का एक नया वर्ग पैदा हुआ, इक्वलिटी, हैव्स और हैव्स नॉट। ये भूमि रखते थे, भूमि का अधिकार, और इनके पास भूमि का अधिकार नहीं था। एक और भूपति और दूसरी ओर खातेदार थे। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। ब्रिटिश काल में भूस्वामी से संबंधित व्यवस्थाएं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जागीरदारी, तीन व्यवस्था का उल्लेख इस क्लास में आपका किया जाएगा। रैयतवाड़ी, इस प्रणाली में भूमि पर स्वामित्व राज्य का होता था, किंतु व्यवहार में प्रत्येक रजिस्टरधारी रैयत इसका स्वामित्व होता था। जब तक वह भूमि पर राज्य को नियमित रूप से लगान दे रहा है उसे बेदखल नहीं किया जा सकता था। उसको भूमि काम में लेने, बेचने, हस्तांतरित करने, किसी अन्य प्रकार से उपयोग लाने का अधिकार होता था। भूमि पर मालगुजारी का निर्धारण कौन करता था? राज्य द्वारा किया जाता था। 33% भू राजस्व लिया जाता था, और भारत में मद्रास, मुंबई आदि भागों में यह व्यवस्था प्रचलित थी। इसी को हम रैयतवाड़ी व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो कमिंग व्यवस्था है वो महलवाड़ी है। कई गांव मिलकर के इसमें एक महल बनाते थे, और सरकार द्वारा पूरे वर्ष एक रकम की मालगुजारी के रूप में निश्चित कर दिया जाता था, जिसको देने का उत्तरदायित्व गांव के सभी भूस्वामियों का होता था। इसे सहभागी कहते हैं, और महल का अर्थ था ग्राम। तो इसमें कई गांव मिलकर के महल देते थे, और ये महलवाड़ी व्यवस्था कहलाती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपकी जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था का सूत्रपात आपका ब्रिटिश पीरियड में हुआ है, और राज्य के द्वारा जमींदारों को जमीन आवंटित कर दी गई है एक लॉट ऑफ क्वांटिटी में, और जमींदारों का दायित्व यह था कि किसानों के द्वारा खेती करा करके वो सरकार को
लगान चुकाते थे। और आप देखोगे इसमें एक शोषणकारी व्यवस्था डेवलप हुई, जो भारतीय सिनेमा में कई मूवियों में आपने देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार 1947 में भारत आजाद हुआ और इन व्यवस्थाओं से शोषण की मुक्ति के वादे के साथ किसानों को भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया गया था। और इन वादों को पूरा करने के लिए इन व्यवस्थाओं का उन्मूलन किया गया, बिचौलियों का उन्मूलन किया गया। संपूर्ण देश में रैयतवाड़ी, महलवादी और जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया, क्योंकि इन बिचौलियों के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था और भूमि सुधार की कानूनों द्वारा बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि एक फैक्टर ये भी था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन लोगों का भी काफी योगदान था और इनसे ये वादा किया गया था कि आपको एक नई व्यवस्था क्रिएट होगी, भारत आजाद होगा तो आप भी आजादी की एक राह देखेंगे और एक नई व्यवस्था क्रिएट होगी। इसी वादे के साथ इन सेक्शंस को भी शामिल किया गया था। काश्तकारों को भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार भूमिहीन किसानों की दशा का सुधार का प्रयत्न किया गया। भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, भूमि के संबंध में अधिकार त्रुटिपूर्ण और असंतोषजनक थे। इस समस्या को दूर करने के लिए भू अभिलेखों का नवीनीकरण और भूमि सुधार कार्यक्रम, यहाँ पे आपके इंपोर्टेंट आते हैं GR और LR, ग्रीन रिवॉल्यूशन और लैंड रिफॉर्म। ये आपके दो इंपोर्टेंट टॉपिक हैं भूमि सुधार को लेकर के। और भू अभिलेखों के नवीनीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के जमाने में आज आपके खसरा और खतौनी, आपको जो भू अभिलेख हैं वो आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, ऑनलाइन। अब किसान को कहीं ऐसे नहीं भटकना पड़ता अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब इंटरनेट पे आपको 20 रुपए में आपकी खसरा खतौनी आपको प्रतिलिपि मिल जाती है और जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ये अभिलेख आपके अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन हो गया है। किसानों की के पास कितनी संपत्ति किसके नाम से है वो सभी यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट रूप से, जो ऑनलाइन जा करके आप डिजिटलाइजेशन के तहत सभी अभिलेखों का यहाँ पे डिजिटलाइजेशन करा दिया गया है। कृषक अंतर संबंध एवं उत्पादन के तरीकों पर चर्चा। अभी आप देखोगे रिसेंटली घरौनी नाम की एक व्यवस्था यूपी सरकार ने की है। ग्रामीण सामाजिक संरचना का अगर मैं आपको बताऊं अनुभव के तौर पे, तो गांव में जो जमीन होती है, घर होते हैं, घेर होते हैं, इनकी जो बैनामे या रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। आप देखोगे इन्हीं जमीनों पर बहुत से डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है। और इस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा घरौनी की व्यवस्था की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे के द्वारा ये तय किया जा रहा है जिसके जितने मालिक हैं जमीन के, उनके नाम से उस जमीनों का अभिलेखों का रजिस्ट्री कराई जा रही है और उन्हें डॉक्यूमेंट्स में लेकर के आया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपके डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। कृषक अंत संबंध और उत्पादन के तरीकों पर चर्चा। आर्थिक उत्पादन किसी भी मानव समूह का मौलिक क्रियाकलाप माना जाता है, इसलिए उत्पादन का ढंग, शक्तियां और उत्पादन के सामाजिक संबंध इस मानव समाज की सामाजिक संरचना और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति और विचारधारा का निर्माण एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। किसी समाज विशेष में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वहां की सामाजिक संरचना के द्वारा उसकी विचारधारा प्रभावित होगी और जैसी सोशल स्ट्रक्चर होगी उसी प्रकार की हमारी सामाजिक समस्याएं होंगी। तो आप देखोगे किसानों की समस्याओं की जब हम बात करते हैं तो किसानों की जो सोच है वो अपनी समस्याओं को निपटाने के रूप में आप देखोगे जो बिचौलियों के उन्मूलन की बात करते हैं और जमींदारी व्यवस्था से जो शोषण हुआ है उससे मुक्ति के लिए उनकी सोच वहां पे निर्धारित होती है। कृषि द्वारा ग्रामीण अपनी तकनीकी और श्रम द्वारा विभिन्न प्रकार के अनाज कृषि पदार्थ उत्पन्न करता है, जैसे गेहूं, चावल, दाल, कपास, जूट, चाय, कॉफी, तंबाकू, कहवा आदि पदार्थ खेती के द्वारा पैदा किए जाते हैं, जबकि नगरीय उद्योग कृषि द्वारा उत्पादित विभिन्न पदार्थों को औद्योगिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। अब आपका यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है इस यूनिट का वो है अर्बन सोसाइटी। नगरीय समाज की विशेषता है कि वहां पे जो उद्योगों के द्वारा जो प्राइमरी प्रोडक्ट गांव में पैदा हुए हैं उनको कन्वर्जन किया जाता है। तो देखोगे ना, शहरों की परिभाषा हम सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में भी दे सकते हैं। गांव प्राथमिक उत्पादन की वस्तुओं में लिप्त मिलता है और आपका सेकंड जो उद्योग हैं वो द्वितीयक और तृतीयक उत्पादों में संलिप्त मिलते हैं। उत्पादन के तरीके, एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, किसानों की दशा, किसानों की बिगड़ी हुई दशा के लिए जिम्मेदार था आपका पुरानी तकनीकी
अब आप देखोगे इसके फायदे भी थे बेटा, नुकसान भी थे। अगर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक किसान हल चलाता था, उससे कोई बीमारी नहीं होती थी, उसका पूरा दिनचर्या ऐसी होती थी कि वो एक वास्तविक जिंदगी का आनंद जो है एक किसान ले पाता था। खाना भी अच्छा मिल रहा है आपको, आपका वर्कआउट भी अच्छा हो रहा है और प्रोडक्शन भी हो रहा है और एक इंडिपेंडेंट अपने यहाँ पे काम को खुद कर रहा है। बट आज आप देखोगे कि ये पुरानी व्यवस्था की जगह आज नई तकनीकी आ गई है। रूटर वीटर से आपके खेत जोते जा रहे हैं, पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं और यहाँ पे कैंसर के पेशेंट आज भारतीय गाँव में आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कभी बुखार नाम की बीमारी भी कभी कभी देखने को मिलती थी। जैसे खान पान बदले हैं, जैसे टेक्नोलॉजी आई है, तो टेक्नोलॉजी ने पुरानी टेक्नोलॉजी का रिप्लेसमेंट किया है और नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसकी वजह से आप देखोगे कि जो सब प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है, उसमें हमारी जीवन शैली बदलने के साथ साथ बीमारियों का भी समावेश ग्रामीण अंचल में देखने को मिलता है। तो ये सब हमारे जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके जगह नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रैक्टर आ गया है। हल जो चलते थे उनकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली है और ट्रैक्टर में भी नए नए इंस्ट्रूमेंट आपके आ गए हैं, जिसमें कि कम समय में अधिक कार्य आसानी से किया जा सके और जो मानव श्रम है उसको कम किया गया है यहाँ पे। तो ये टेक्नोलॉजिकल रिप्लेसमेंट है, कहाँ पे? रूरल क्षेत्र में, रूरल एरियाज में। और वहाँ पे किस तरीके से जो चीजें बदली हैं, दृष्टिकोण किस तरीके से बदला है, इकोनॉमी हमारी राइज हुई है वहाँ पे। अगर आप देखोगे कि किसानों की आय जो बढ़ी है, बट आप देखोगे आय बढ़ने के साथ साथ पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज हुआ है, उससे हमारे हेल्थ इश्यू बहुत आए हैं। और जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमने अनाज या दालें उगाई हैं, उनमें एक पोल्यूशन की मात्रा जो है वो बहुत काफ़ी मात्रा तक देखने को मिलती है, जिससे आज हेल्थ इश्यू और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है वो हमारी रेज हुई है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। नया टॉपिक इसमें है जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था क्या है बेटा? जातियों के बीच में किस प्रकार के संबंध मिलते थे, ये एक आपका टॉपिक है। ट्रेडिशनल इंडियन सोशल स्ट्रक्चर का, वो भी रूरल एरिया की। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्राचीन में एक जाति दूसरी जाति में प्रकार्यात्मक रूप से संबंधित थी, जबकि एक जाति का दूसरी जाति में सामाजिक दूरी पाई जाती थी, एक दूसरे से परस्पर ऊंच नीच की भावना होती थी, फिर भी ये आर्थिक और व्यवसायिक परस्पर संबंध रखती थी। अब क्या है, आप यहाँ पे बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा आपने। बार्टर सिस्टम का मतलब है विनिमय व्यवस्था। अब जो ये लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट के पास में लेबर है, श्रम है, और इस श्रम को ही वो बेच सकते हैं या आप देखोगे कि वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पे ये सेवा देती थी, सर्विस देती थी, और इसके बदले में ये इनको क्या देते थे? वस्तुएं देते थे। वस्तुओं का आदान प्रदान यहाँ पे होता था। और आप देखोगे कि अब तक पिछले 20 या 30 वर्षों में एक व्यवस्था हमारी बड़ी तेजी से बदली है। नाई होते थे, कुम्हार होते थे, लुहार होते थे गांव में, वो सभी अपने काम करते थे और इन काम के बदले में अनाज और अन्य वस्तुएं जो जरूरी हैं वो उच्च जातियों के द्वारा उनको दी जाती थी और प्रोटेक्शन का कार्य इनके द्वारा किया जाता था। हर एक जो कमीन जो हैं, जो सेवाएं देते थे, उनको कमीन बोला गया है। जिनके यहाँ सेवाएं देते थे उनको जजमान बोला गया है। विलियम वाइजर आपके पहले व्यक्ति थे, समाजशास्त्री थे, जिन्होंने जजमानी व्यवस्था का भारतीय ग्रामीण समाज में अध्ययन किया है, सिस्टमैटिक अध्ययन किया है। तो ये जजमानी व्यवस्था क्या है? बार्टर सिस्टम का थोड़ा मॉडिफाइड रूप है। यहाँ सेवाओं के बदले वस्तु दी जाती थी और इसमें फंक्शनल क्या चीजें थी? लोअर कास्ट जो हैं उनको कोई असुरक्षा की भावना नहीं थी। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको नोट कराऊंगा कथन और कारण के रूप में। जीवन में तनाव जो है, जो जिम्मेदार पर्सन है उसका होता है। हायर कास्ट जिम्मेदार थी उन लोअर कास्ट को से वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए, और लोअर कास्ट का दायित्व था कि उस हायर कास्ट का जो जजमान है उसके यहाँ पे सेवाओं को दे। आप देखोगे कि गांव में जो पशुओं का गोबर उठाने के लिए लोअर कास्ट के लोग आते थे और समय के अनुसार जब भोजन बनता था, भोजन लेने के लिए वो आते थे। वो तमाम चीजें जो हायर कास्ट के लोग अपने भोजन में ले रहे हैं वो सभी उनके लिए भी बनती थी जो लोअर कास्ट थी। बट आप देखोगे समय के साथ साथ ये व्यवस्था बदली और इसमें कहीं ना कहीं शोषणकारी चीजें दिखने लगी। लोग गांव से शहर की तरफ पलायन लेने लगे और लोअर कास्ट के लोगों ने गांव में से पलायन करके जा करके, जैसे नाई है, नाई ने शहरों में दुकान खोल ली और वहां पे आप देखोगे वो सेवाओं के बदले वस्तु ने लेकर के फिर पैसे का उसने ट्रांजैक्शन करना शुरू किया। और आज आप देखोगे शहरी क्षेत्रों में सैलून आपके
यूनिसेक्स सैलून खुले हुए हैं और एक एक व्यक्ति अच्छा खासा अमाउंट पे करके आता है जब हेयर कटिंग या दाढ़ी अपनी बनवा करके आता है। ये ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर में फ्री में यानी कि सेवाओं के बदले वस्तुओं का जो एक्सचेंज होता था, ये व्यवस्था जजमानी व्यवस्था थी। वहां पे पूरे साल लोअर कास्ट हायर कास्ट के यहाँ कार्य करती थी, सेवाएं देती थी, इसके बदले में कुछ निश्चित अमाउंट ऑफ द गुड्स, वस्तुओं का एक निश्चित अमाउंट हायर कास्ट के द्वारा दिया जाता था। इसके बदले में हायर कास्ट का नैतिक दायित्व था कि उस लोअर कास्ट की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। वंशानुगत होता था, स्थायी होता था, और लोअर कास्ट के हायर कास्ट के जो जजमान है ये उनकी प्रॉपर्टी होती थी। एनी केस जो लोअर कास्ट का कोई व्यक्ति अगर माइग्रेट कर रहा है किसी वजह से, तो अपने नियर किन को, अपने जजमान को सौंप करके देके जाता था, जैसे कि इसी संपत्ति का वो ट्रांसफर कर रहा हो। ठीक है बेटा, ये आपकी जजमानी व्यवस्था थी। विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस के द्वारा जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। बाकी का डिस्कशन मैंने आपको बता ही दिया है स्टोरी के रूप में। जजमानी व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, उदग्र सामाजिक संबंध, जो अभी मैंने आपको कास्ट स्ट्रक्चर की बात की है, हायर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में एक परमानेंट रिलेशन था, पारितोषण की एक व्यवस्था है, और यहाँ पे देखोगे कि जजमान का दायित्व ये है कि वो अपनी जो सेवा देने वाली जातियां हैं उनसे क्लोजली रिलेशन रखेगा, और आप देखोगे कि सुरक्षा की भावना भी, उनकी वस्तुओं की आपूर्ति उनका दायित्व है, और जो उनके यहाँ जो आप देखोगे कार्य करने वाली जाति जजमानों से दैनिक, मासिक, वार्षिक और कुछ अवसरों पर जो त्योहार होते हैं, मृत्यु और विवाह, जन्म, दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि अवसरों पर कपड़ा, खाना अथवा नगद पारितोषण प्राप्त करती है। यह पारितोषण जजमान की क्षमता पर निर्भर करता है। अब आप देखोगे जैसे जैसे सोशल स्ट्रक्चर हमारी चेंज होती है वैसे ही रिलेशन हमारे चेंज हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में जिस तरीके से गांव में घर में काम वाली आती है, उस काम वाली की बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान भी रखा जाता है। पेमेंट के साथ साथ होली दीपावली पर उसको गिफ्ट दिए जाते हैं। तो ये उसका सूक्ष्म रूप आप देख सकते हो, जजमानी व्यवस्था का माइनर जो रूप है ये उसका है आपका। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे आपके एस नेहरू ने उत्तर प्रदेश के 54 गांवों का सर्वेक्षण कर पाया कि 34% गांव में एक्सपर्ट लोग थे। धोबी कुर्मी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर गांव में सभी जातियां मिलेगी। तो यहाँ पे इनकी स्टडी है, जो ये रिसर्च इन्होंने किया है, तो उसमें ये बताया है कि कितने गांव में कौन कौन से आपके जो सेवा देने वाली जातियां हैं कितने % मिली हैं। जजमानी प्रथा के अंत्य संबंधों का उदाहरण, यहाँ पे ऑस्कर लेविस की स्टडी है बेटा, रामपुर, दिल्ली के रामपुर गांव का अध्ययन किया है। मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको गांव का एक लिस्ट बताई है कि किस समाजशास्त्री के द्वारा कौन से गांव का अध्ययन किया गया है, तो ये क्वेश्चन आपका काफी आता है। तो इसमें पूरी जजमानी व्यवस्था का उन्होंने अध्ययन किया है, और जो मैंने आपको बताया उन्होंने यहाँ पूरा डिटेल में बताया है कि किस तरीके से वहां बढ़ई कार्य करता था, खाती जिसे बोला है, अपने जजमान के लिए पूरे वर्ष भर कार्य करता था। वह हल बनाने, सुधारने, बैलों का जुआ बनाने, स्टूल बनाने, खाट बनाने के लिए, इवन दो जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो ही कुम्हार आकर के लकड़ी है उसको काट करके उसके अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था करेगा। ठीक है, और ये जो हैं जो जजमान है ये समय समय पर देखोगे वहां पे वर्ड दिए हुए हैं, आपके ट्रेडिशनल वर्ड दिए हुए हैं, मन और से, एक मन अनाज, यहां पे देखोगे मन में 40 किलो होते हैं, तो मन अनाज का भुगतान किया जाता था। छिपी जातियों के परिवार रामपुर में दर्जी का कार्य करते थे। भंगी सफाई करने के लिए प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी, हर घर से एक रोटी, और एक विवाह के अवसर पर अन्य पुराने कपड़े और खाना, पैसा आदि दिया जाता था। आप देखोगे जो लोअर कास्ट है वो हायर कास्ट के यहाँ पे सेवाएं देने के साथ साथ उनके कुछ डिमांड है, मांग है, उनकी पूर्ति समय समय पर की जाती है। और ये जरूरी नहीं है कि हर जो कमीन का जो क्षेत्र है वो निश्चित हो। नाई का जो है 1 गांव 2 गांव भी नाई के हो सकते हैं। नाई का कार्य क्या था, विवाहों में और जो अवसर होते थे, शादी विवाह के अवसर होते थे, उन पर उनका कार्य होता था। और नाई बाल काटने का कार्य करने के साथ साथ न्योता देना गांव में, और गांव में से जैसे लगन वगैरह जाते हैं तो तब भी नाई का कार्य होता है। आज क्या है, आज नाई को लेकर के तो जा रहे हैं बट उसका जजमानी वाला जो कार्य है वो खत्म हो गया है, और उसे पारितोषण के रूप में, पैसे के रूप में हम डिसाइड करते हैं कि वो कितना अमाउंट लेगा। रामपुर में कुम्हार के 7 परिवार थे जो मिट्टी के बर्तन बना करके अपने जजमानों की सेवाएं करते थे। ओनली 7 परिवार कुम्हार के थे, पूरे गांव को मिट्टी के बर्तन सप्लाई करते थे। और आप देखोगे टेक्नोलॉजी ये थी कि मिट्टी के बर्तनों में ही खाना ज्यादातर अधिकतर बनता था।
और वो परोसा भी जाता था। और मिट्टी के बर्तन इतने स्थायी नहीं होते हैं, तो उनकी आजीविका का मुख्य कारण थे वो। जब से टेक्नोलॉजी बदली है, हमारे बर्तनों का स्वरूप बदला है, कुम्हारों का जो कार्य है ये भी बदल गया है, और आज कुम्हारों के जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बर्तन बनाने के बजाय अन्य कार्यों में संलिप्त आपको मिलते हैं। ठीक है बेटा, 20 शेर, 1 मन, 1 अनाज दिया जाता था, प्रतिदिन 1 रोटी दी जाती थी। रामपुर में चमार अपनी जजमानों के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते थे। यहाँ पे इनका कार्य क्या था? मृत पशुओं को उठाना, जूता ठीक करना, कृषि कार्यों में आने वाले चमड़े की वस्तुओं को तैयार करना, ये उनका कार्य होता था। इस प्रकार से जजमानी व्यवस्था हमारी क्या है? रामपुर में एक बनिया दुकानदार भी था। आप देखोगे जैसे जैसे गांव की स्ट्रक्चर बदली और गांव में जो एक सम्मान वाली व्यवस्था है वो कम हुई, तो लोअर कास्ट का ज्यादातर पलायन आपका शहरों की तरफ देखने को मिलता है। और कुछ स्टडी, हमारा भी ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि जो लोअर कास्ट शहरों की तरफ पलायन कर गई, वो लोअर कास्ट शहरी क्षेत्रों में जाकर के आज काफी अच्छी पोजीशन पे हैं। शहरी क्षेत्रों में तब गए जब वहां पर जमीन ज्यादा महंगी नहीं थी, और ऐसे ही जमीन इन्होंने खरीद ली वहां पे। और आज जो लोअर सेक्शन था गांव का, मोस्ट ऑफ द विलेज इन नॉर्थ इंडिया, आप अगर स्टडी करेंगे तो जो लोअर सेक्शन था वो शहरों की तरफ माइग्रेट हुआ उस टाइम। और यहाँ पे आज शहरों में इनकी अच्छी प्रशासनिक जो पदों पर नियुक्ति है, इनके पास में काफी अच्छा पैसा है। शहरी क्षेत्रों में इनके प्लॉट, आपके मकान काफी अच्छे इन्होंने बनाए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे जो माइग्रेंट हुए गांव से, तो गांव में तो इतनी तेजी से परिवर्तन नहीं हुए, बट शहरी क्षेत्रों में आज देखोगे काफी अच्छे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जमीन का काफी अच्छा प्राइस वहां पे मिल रहा है। तो आप देखोगे कि जो लोग पहले रूरल एरियाज में लोअर कास्ट हायर कास्ट की यहाँ पे सेवाएं देते थे, आज कुछ गाँव में उन लोअर कास्ट की पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन उन हायर कास्ट की पोजीशन के मुकाबले में कहीं बेहतर दिखाई आती है। इसका एक फैक्टर ये था कि उस टाइम पे जो पलायन करके गए हैं वहां पे इकोनॉमिक इनकी तेजी से राइज हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं आपकी नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्हें मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। पहले भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और नेक्स्ट कमिंग एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड, द लिटिल कम्युनिटी एंड पीजेंट सोसाइटी, टी सैनिन, पीजेंट एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, थियोडोर सैनिन, पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पीजेंट की डेफिनेशन इन्होंने दी है बेटा, क्या क्या विशेषताएं दी है इसको लेकर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सैनिन, बोर्टन, पीजेंट स्टेट एंड सोसाइटी इन मिडवाइल साउथ इंडिया, पीजेंट एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ये वुल्फ एरिक की है। तो आपका बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको जरूर करनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बेटा इंपॉर्टेंट क्लास थी, यूनिट 4 आपकी कराई जा रही है, और इसमें रूरल एरियाज में क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं, जैसे इसमें जजमानी सिस्टम और एग्रेरियन रिलेशन, आप देखोगे क्या कैसे किस प्रकार के रिलेशन यहाँ पे डेवलप होते हैं, और किन किन समाजशास्त्रियों के द्वारा रूरल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया गया है, कौन कौन से विलेज किन समाजशास्त्रियों के द्वारा अध्ययन किए गए हैं, यही क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।